दिस इज़ द सेकंड CKD हाइब्रिड कार इन पाकिस्तान। बड़े अरसे से हम ये न्यूज़ सुनते आ रहे थे कि टोयोटा पाकिस्तान में पहली CKD जो है हाइब्रिड गाड़ी लेके आ जाएगा। CKD का मतलब कम्प्लीटली नॉकडाउन यानी मेड इन पाकिस्तान जो गाड़ी होगी वो। लेकिन टोयोटा क्रॉस जो है वो अभी आते आते डिले हो गई। सबसे पहले हेवल जो है उसने ये जो है अपने पास सेरा ले लिया था कि उनकी जो 1.6 HEV हाइब्रिड आई थी, दैट वाज द फर्स्ट CKD हाइब्रिड SUV इन पाकिस्तान, और ये दूसरी जो है पाकिस्तानी मार्केट की CKD हाइब्रिड है। अगर टाइटल ऑफ फर्स्ट की जंग चल रही है तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ फर्स्ट 7 सीटर क्रॉसओवर SUV इन हाइब्रिड मार्केट विच इज़ मेड इन पाकिस्तान। तो उस लिहाज से ये आप फर्स्ट भी है। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सबसे जो प्रोनाउंस चीज़ है वो इसकी ग्रिल है, जो कि एक तो काफ़ी बड़ी है साइज़ में, और इसका जो मटीरियल है ना वो एक आप कह सकते हैं ब्रश एल्युमिनियम टाइप उसको लुक दी गई। ऑल्दो इट्स नॉट एल्युमिनियम, क्रोम भी नहीं है, बट इसको पेंट करके उन्होंने एक ऐसी लुक दी है सिल्वर की जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। येस, ये है बहुत खूबसूरत, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसको गाड़ी साफ़ रखने का शौक़ है, ये एक नाइटमेयर भी हो सकती है, बिकॉज इसकी जो सफाई है वो बड़ी मुश्किल है। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी की जो ग्रिल है ये जगह जगह से गंदी है। सो ये हेडलैम्प्स जो हैं ये ड्यूअल LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं। अभी जब ऑन होंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें ये 4 डिफरेंट वो जलते हैं। अगर आप इसको तेज़ करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इसको आपको जो है इसमें नज़र आ जाएगा। सो बहुत ही खूबसूरत हेडलाइट है। DRL हैं और वो आपस में DRL ऊपर वाले से लेके नीचे तक ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे जो है आपका एयर वेंट आ गया। एक और बहुत गाड़ी में आपको हर जगह ये चीज़ नज़र आएगी, जो एक सिल्वर सी इन्होंने जो है ना इसके अंदर एक लाइनिंग चल रही है थ्रू आउट द कार। ये सामने फ्रंट बम्पर में भी 2 जगह है, नीचे गार्निश के अंदर भी है, साइड पे भी है, रेयर बम्पर में भी है। तो पूरी गाड़ी के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में इस कलर का इस्तेमाल जो है बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा पार्किंग सेंसर आपको नज़र आ जाएंगे, बीच में जो है आपको मैट ग्रिल मिल जाएगी। सो ओवरऑल फ्रंट की लुक के नंबर जो है अगर 10 में से देने हो तो मेरे ख्याल से 9 के करीब दे सकते हैं। साइड पर अगर हम चलें तो गाड़ी की जो करेक्टर लाइन है वो बहुत स्ट्रॉग है। गाड़ी के हुड के ऊपर भी आपको 2 करेक्टर लाइन इस साइड पर 2 साइड पर नजर आते हैं। साइड प्रोफाइल में भी एक करेक्ट लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि अगले फेंडर से लेके ट्रैवल करती है दोनों दरवाज़ों पे और पिछले फेंडर तक जाती है। जो आपके व्हील आर्चेज हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा बल्कीनेस डाली गई है अगले पिछले दोनों पे, और पूरी गाड़ी के साइड पे ये ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग चलती है जो कि इसको थोड़ा एक रगड़ लुक देती है। इसकी SUV जो करेक्टर है उसके अंदर ऐड करती है। LED इंडिकेटर जो है वो आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाएगा साइड मिरर में। इसके नीचे 360 कैमराज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके साइड पर मुझे लगती है, और इसके लिए 2 अपोजिट किस्म के मुझे व्यूज़ मिले हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे इसके जो अलॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और मुझे लगता है कि इस गाड़ी की जो एक बल्कि लुक है, जो इसकी एक ओवरऑल करैक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर भी ऐड करते हैं और वैल्यू भी ऐड करते हैं। लेकिन कई मुझे सरप्राइजिंग लोग मिले जिन्होंने कहा जी गाड़ी के टायर पसंद नहीं आए, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इनके अंदर भी ऊपर ब्रश एल्युमिनियम है और साथ इसके ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया जो कि शाइनी ग्रे है। इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर दिया गया है जो कि प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6 है, और इसका पैटर्न बहुत खूबसूरत है। इसकी लुक थोड़ी सी मुझे लगती है कि समहाउ थोड़ी सी पुरानी है। लाइट्स अच्छी हैं, पीछे लावा LED जो लैंप्स दिए गए हैं। इस तरह नीचे रिफ्लेक्टर चलता है और यहाँ पे एक जादुई लाइट है, कोई जब बंद होती है तो लाल होती है, वैसे इसके अंदर जो है आपको ऑरेंज लाइट इंडिकेटर नज़र आ रहा है। पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। सेंटर पे का जो बैजिंग है वो आ जाता है जिसके आगे सूरज चमक रहा है। इसके अलावा आपको बैक के ऊपर एज ट्रैक और हाइब्रिड का मोनोग्राम मिल जाएगा। एज ट्रैक बेसिकली इसकी जो ऑल व्हील टेक्नोलॉजी है होंडा की, जो कि स्प्लिट करती है पावर्स को अगले और पिछले व्हील्स के दरमियान, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ऑटो बूट है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, खासतौर पे अगर आप इसके 5 सीटर इस्तेमाल करें। इससे 7 सीटर क्रॉसओवर, और इसकी जो सीट्स हैं वो फ्लोर बेड के अंदर जो है एम्बेडेड हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो आप एक लैच को खींच के इन सीटों को बड़े आराम से खोल सकते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी स्पेस है। काफ़ी स्पेस तो नहीं, अगर आपने लॉन्ग पे ट्रैवल करना हो तो फिर आपके पास जो लगेज स्पेस तकरीबन ना होने के बराबर है कि यहाँ पे छोटे बैग आ सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल और आपने अगली 5 सीटें ही यूज़ करनी है तो आप इसको बंद करके बड़े आराम से एक इसकी लैच खींच के इसको बंद कर सकते हैं, और अपनी जितनी भी पार्क स्पेस यूजेज है आप उसके अंदर काफ़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड रो में सबसे पहले एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। सो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं जितना किसी आम 7 सीटर क्रॉसओवर या जीप में होता है, खासतौर पर थर्ड रो एंट्री, बिकॉज उसमें होता है कि आपकी पूरी सीट आगे फोल्ड होकर जाती है। इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इस सीट को आगे कर लें या इसको लिटा लें। सो वन वे इज़ कि आप इसको यूँ आगे कर लें फुल, और आप इसके अंदर स्नीक इन कर जाएँ अगर आप पतले से हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। तो इसलिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी जो बैक है इसको, यहाँ पे एक बटन है उससे नीचे लिटाएं, इसके ऊपर से थोड़ा क्रॉस करके थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो मैं भी कर सकता हूँ उम्र के हिस्से में, और फिर इसको आप ऊपर कर लें वापस। बट येट नॉट बैड, बच्चे बैठ सकते हैं बड़े आराम से। साइड पे जो है आपके पास आर्म रेस्ट भी है, कप होल्डर भी है। यहाँ पे अगेन आपके पास कंट्रोल है, और इससे अगर मैंने बाहर निकलना है तो मैं इसको लेफ़्ट राइट को यहाँ से भी आगे करके एक बटन से बाहर जा सकता हूँ। तो एग्ज़िट ईजी है। ईजी इस लिहाज से कि यहाँ से भी जब निकलना है तो अपना ध्यान करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ से पैर स्लिप करके और यूँ सीधे ही चले जाएँ। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट ज़रूर है थर्ड रो में एंट्री एग्ज़िट का।
अब बैक सीट की आपको देख के बताते हैं कि बैक सीट का कंफर्ट आपको दिखाते हैं। एंट्री, लॉट ऑफ हेडरूम, बट अगर कोई बड़े कद का आदमी हो तो उसका सर लग सकता है, क्योंकि हमारे साथ एक दो दोस्त हैं जिनके कद बड़े हैं, तो उन्होंने शिकायत की है कि जी हमारा सर लग रहा है। सीट का कंफर्ट जो है नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। मैंने इस गाड़ी के ऊपर लाहौर इस्लामाबाद 2 ट्रिप किए और पीछे बैठ के भी बड़े आराम से, जिसे कहते हैं ना 2 बंदों के लिए तो एम्पल ऑफ स्पेस है, आप सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम 7 सीटर को इसको कंपैरिजन करें फॉर्च्यूनर के साथ, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो करते हैं, तो मैं साथ साथ आपको इसलिए बताता रहूँ, फॉर्च्यूनर से इसकी जो बैक सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एटलीस्ट 2 बंदे तो कमाल आराम से बैठ सकते हैं, तीसरे के लिए भी ठीक है। और तीसरा जो है आपके पास हेडरेस्ट भी है। इसके अलावा पिछली सीट को आपको यहाँ पे 2 USB चार्जिंग हाई स्पीड पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। अगर आप पीछे बैठे हुए हैं और आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो दे आर वेरी हेल्पफुल। पैसेंजर सीट जो है ये बॉस सीट है, अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो आप इस सीट को यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। सो बॉस सीट जिसको कहते हैं वो भी दी गई है। इसकी जो सीट्स हैं दोनों ये पावर्ड हैं और ये 8 वे पावर्ड सीट है। इसके अंदर लंबा सपोर्ट भी है, इसके अंदर थाई सपोर्ट भी है, जो कि आम सीट्स में नहीं होती। तो अगर आप यहाँ से इसको आगे करें तो ये आपकी थाई को सपोर्ट करती है और ये लंबा सपोर्ट है। और ये हाईवे पे ऊपर ख़ास तौर पे लॉन्ग ड्राइव पे मैंने देखा है बहुत ही जो है ना कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके अंदर 2 पॉइंट मेमोरीज़ के भी हैं, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी 1 मेमोरी दबाया है, तो ये 1 मेमोरी पे जो सेट पोजीशन थी वहाँ चला गया। इस तरह मैं 2 दबा रहा हूँ तो 2 मेमोरी जो आपने सेट की हुई थी वहाँ चला गया। बाकी अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, बहुत अच्छी है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, नीचे लेदराइट है, बीच में ये प्लास्टिक जो है स्ट्रिप, इसको इन्होंने कार्बन फाइबर का जो है लुक दिया है, जो कि आपके पूरे डैशबोर्ड में ट्रैवल करती है, दरवाज़ों तक आती है। इसी तरह सेंटर कंसोल के अंदर भी कार्बन फाइबर आपको लुक दे रहा है। ये कार्बन फाइबर है नहीं, असल में ये प्लास्टिक की गार्निश है। और साथ वो जो बाहर आपको पूरी गाड़ी, मैंने बताया था कि सिल्वर का जो है ना इम्तजाज पूरी गाड़ी में आपको सिल्वर हर जगह नज़र आएगा। तो ओवरऑल जो इंटीरियर की जो अगर लुक है वो मुझे बड़ी पसंद आई है। और इसके अंदर ये स्टिचिंग जो है ये भी दी है इन्होंने, जो यहाँ से भी ट्रैवल करी, यहाँ भी करी है, विच इज़ वेरी गुड। इस गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही जो आपको पहली फ़ील आती है वो बड़ी अच्छी फ़ील आती है। ऐसा नहीं लगता कि आप किसी इन्फीरियर प्रोडक्ट में बैठे हैं। तो मतलब जो इसका प्राइस टैग है उसको इसका इंटीरियर जो है ना एटलीस्ट इन द फर्स्ट वेलकमिंग लुक जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। गाड़ी हाइब्रिड है, आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ कोई नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जो आपको एक इग्निशन की एक आवाज़ आई कि जी गाड़ी को उन्होंने एक आर्टिफिशियल साउंड दी और एक स्पीकर से कि आपको लगे गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये ईवी मोड में है, इट्स रेडी टू गो है। ये जो निशान है ग्रीन, ये बता रहा है कि गाड़ी इज़ रेडी टू ड्राइव, इसका मतलब है ये गाड़ी स्टार्ट है। जैपनीज़ गाड़ियों में अक्सर रेडी लिखा था, दिस साइन शोज़ कि गाड़ी स्टैम्प पे स्टार्ट है। सो सबसे पहले अगर हम राइट पे बात करें, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट आ गई, डिग्गी की जो ओपनिंग का बटन आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, हैंड ब्रेक अगेन एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे है। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ये बिल्कुल वही है जहाँ पे सोनाटा की थी। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स हैं, शीशों के चारों शीशे ऑटोमेटिक हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, याद रहे इसमें एडेप्टिव क्रूज़ नहीं है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल है। और आपको दूसरी साइड के ऊपर आपके मोड सेलेक्टर हैं कि आपने इसके मोड चेंज करने हो, अपने ऑडियो यूनिट के, वॉल्यूम के, फ़ोन जो है उसको अटेंड करना है या बंद करना है, जो नॉर्मल कंट्रोल बटन होते हैं। इसके अलावा जो इसका जो मीटर है ना, एलईडी मीटर, ये एक क्योंकि डायनामिक मीटर है, ये स्टैटिक नहीं है, तो इसमें बड़े मज़े के फीचर्स हैं। एक तो इसके मैंने आपको शुरू में बताया था 360 कैमरा जो है ना, उसकी आउटपुट जो है ये लेफ़्ट और राइट के हैं, वो यहाँ पे लेफ़्ट राइट पे आते हैं। मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा तो ये राइट वाला ऑन हो गया। अगर मैं ये लेफ़्ट का इंडिकेटर दूंगा तो ये मुझे लेफ़्ट वाला उसमें दिखा रहा है। और गाड़ी चलते हुए भी उस पर स्पीड भी डिजिटल आती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि ड्राइविंग में आपको हेल्प करता है। बाकी इसके मीटर के अंदर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एक हेड अप डिस्प्ले भी है जो कि यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये उसका प्रोजेक्शन है, सामने नज़र आ रहा है आपको, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ जाएगा। इसमें भी आपको स्पीड भी नज़र आ रही है, उसके साथ आप अगर क्रूज़ लगाते हैं तो उसका भी स्पीड नज़र आ रही होती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो शीशों के ऊपर भी है और इसके अंदर भी बताता है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते और आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी बड़ा हेल्पफुल है। सिमिलरली आप इसके अंदर जाके ड्राइवर असिस्टेंस के डिफरेंट फंक्शन है जिनको आप सेट कर सकते हैं, जिसमें वार्निंग टाइमिंग है, वार्निंग वॉल्यूम है, ब्लाइंड ड्रॉप की, मतलब एवरी फंक्शन इज़ कंट्रोल थ्रू दिस। ये पहले जर्मन गाड़ी में होता था। हेड अप डिस्प्ले के अंदर आप जाके क्या क्या चीज़ें आपने डिस्प्ले करनी है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लस्टर के अंदर आप जाके ये चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पर डिस्प्ले करना है। सिमिलरली आप लाइट्स के सारे फंक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट जो है वो तकरीबन जो है ना 10 कलर के एम्बिएंट लाइट के हैं, जो कि आप इसके अंदर डिफरेंट सेट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं लाइट में जाऊँगा
तो ये डिफरेंट इल्यूमिनेशन इसको आप बता रही हैं, एम्बिएंट लाइट का कलर आपने चेंज करना है, वो डिफरेंट 9-10 कलर हैं वो। इस तरह और भी गाड़ी के डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो आप यहाँ बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, डोर के, कन्वीनियंस के, यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले। सो देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन इन दिस कार। आप यहाँ बैठ के इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको ड्राइव का डिस्प्ले कर रहा है, टायर प्रेशर मोनीटर भी है इस गाड़ी के अंदर, TPMS जिसको बोलते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंजन टेम्परेचर को मैं देख रहा था कि अगर गाड़ी गर्म हो तो हमें मिलेगा नहीं, तो ये भी यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है। तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो ये मीटर आपको दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं तो हेड यूनिट जो है इसका, इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको ड्राइवर को हेल्प करते हैं। एटलीस्ट पार्किंग एड में बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर पहले जो है ना नए जो गाड़ियाँ आ रही थी उनके अंदर बड़ी मुश्किल से कनेक्टिविटी होती थी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत आसान है। एंड्रॉयड ऑटो जो है वो भी वायरलेस है, एप्पल कारप्ले भी वायरलेस है, और मैंने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ये टॉप वेरिएंट है, इसमें इन्होंने जो हेड यूनिट दिया है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ये हार्मन कार्डन का है, और इसकी वजह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एक और चीज़, जब आप इसको रिवर्स लगाएंगे तो एक तो इसके अंदर ये डायनामिक है, गाइडलाइन स्टैटिक नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं या आगे पीछे लेके जा रहे हैं तो आपको गाइड कर रही होती है। दूसरी चीज़ जो इसके पार्किंग सेंसर है ना वो बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी यहाँ पे रश नहीं है, यहाँ के अंदर ना आपको एक डिस्प्ले आना शुरू होता है पार्किंग सेंसर का, और वो ट्रैफिक भी आपको बताता है। अगर लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रही है तो वो एरो आपको बता रहा था, अभी पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले आ रहा है ना यहाँ पे ग्रीन। व्हेन सम ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द राइट, तो वो एरो बता रहा होगा कि राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से बता रहा होगा। तो जब भी आप कहीं रश से गाड़ी निकाल रहे होते हैं तो खासतौर पर ये बहुत हेल्पफुल है। पाकिस्तानी ट्रैफिक में किसी ने आपको जगह नहीं देनी तो शायद थोड़ा अनोइंग भी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा 360 कैमरा है सेंटर में, ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगेन टॉप वेरिएंट जो है इसके अंदर हार्मन कार्डन जो है ये अलग है, बेस में नहीं है। मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको, वो जो है फ्रंट व्हील है, ऑल व्हील नहीं है बेस वेरिएंट। इसमें हीटेड कोल्ड सीट्स नहीं है, हीटेड स्टीयरिंग नहीं है उसमें, तो इस गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग है। ये इसका हीटेड स्टीयरिंग का बटन है, और आने वाले दिनों में जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बड़ा इफेक्टिव होगा। ये जो लीवर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लीवर है। ये इसके दो किस्म के जो है ना मोड्स को कंट्रोल करता है। एक यहाँ पे इसकी ड्राइविंग मोड की सिलेक्शन है, दूसरी टेरेन जिस पे गाड़ी चल रही है उसकी सिलेक्शन है। ये ट्रेन वो छुक छुक वाली ट्रेन नहीं है, टेरेन अंग्रेज़ी का वर्ड है कि किस तरह के ये सड़क या सरफेस के ऊपर गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले ड्राइविंग मोड्स की बात कर लेते हैं। मोड अभी इस गाड़ी की गाड़ी इको में है, तो इसके आपको जो है ना मीटर का एक अलग सिस्टम नज़र आ रहा है। जो ही आप इसको मोड़ के स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे एकदम आपको नज़र आएगा, यहाँ भी स्पोर्ट्स आ गया, ये सारा भी रेड हो गया। गाड़ी का रिस्पांस, इसका थ्रॉटल का रिस्पांस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक थर्ड मोड भी है स्मार्ट में भी अगेन इसका मीटर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता देगा। अब टेरेन मोड पे अगर आपने जाना, आप इस बटन को दबाएंगे तो ये टेरेन सिलेक्शन आ जाएगी, जिसमें स्नो, मड, सैंड तीनों के लिहाज से इसके जो है ना परफॉर्मेंस जो है वो फ़र्क हो जाएगी। अगर आप स्नो में है तो ऑब्वियसली वो ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए होगी टायर को स्लिपरी रोड के लिए, तो ये आ गया। एक और फीचर जो गाड़ी के अंदर है वो वायरलेस चार्जर है, लेकिन मेरे लिए यूज़लेस है। मेरा फ़ोन जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज आम गाड़ियों में वायरलेस चार्जर होता है, आप फ़ोन ही रखते हैं। इसके वायरलेस चार्जर में आपके फ़ोन को सीधा खड़ा करना है आपने, और मेरा फ़ोन उसके अंदर जाने से इनकारी है। और अगर आपने कोई और फ़ोन भी, मैंने दूसरा फ़ोन भी डाल के देखा था, सो लाहौर से इस्लामाबाद के ट्रिप के अंदर उसने फ़ोन को गर्म तो बहुत कर दिया था, लेकिन उसकी जो चार्जिंग है वो मेरा ख्याल है मोर देन 40 to 45% नहीं हुई थी। तो ये मतलब मुझे इसकी एफिशिएंसी ख़ास पसंद नहीं आई। इसके अलावा कप होल्डर्स काफ़ी हैं, मैं चाय पीने वाले आदमी हूँ। एक इधर कप होल्डर है, एक इधर है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का जो है वो बता देता है एक्टिव हो रहा है कि नहीं। USB कनेक्टिविटी इधर है। सेंटर कंसोल के अंदर भी एक नॉन कन्वेंशनल जगह है जो कि अब काफ़ी गाड़ियों में आ रही है, तो यहाँ पे आपको जो है चार्जर 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। USB कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है। सेंटर कंसोल में स्टोरेज स्पेस है। ये है गाड़ी के इंटीरियर के बारे में जो मेरी थोड़ी बहुत फाइंडिंग थी। अब हम चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के ऊपर। तो गाड़ी जो ही आप चलाना शुरू करेंगे आपको एक फील आएगी कि हाँ यार ये गाड़ी जो है ना वाकई बड़ी कोई सॉलिड गाड़ी है। इसकी जो मेक है वो भी ठीक है, गाड़ी खड्डों में भी सस्पेंशन वाइज बहुत अच्छी है, गाड़ी के टायर बहुत स्मूथ है। तो इसका जो जनरल रिस्पांस, पहला रिस्पांस आपको सड़क पे मिलता है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। हाइब्रिड होने की वजह से जो इसकी पावर है वो भी ठीक है, कम नहीं है। इसके जो टॉर्क फिगर्स हैं वो 227 हॉर्स पावर है, और मेरा ख्याल है 350 के करीब इसका टॉर्क है, जो कि हेवल HEV से कम है। उसका जो हॉर्स पावर है वो तकरीबन 225 है, लेकिन उसका जो टॉर्क है वो 530 है। और मैंने वो गाड़ी काफ़ी अच्छा चलाई है, तो अगर पिक वाइज में से कंपेयर करूँ इसको उससे, तो वो इससे बहुत तेज़ है। वो दूसरे तीसरे गियर तक व्हील्स पे नहीं छोड़ती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उससे अगर स्लो है तो वैसे स्लो है। अगर आप वैसे जनरली आम गाड़ी के तौर पे चलाएं विद क्रॉसओवर ऑफ दिस साइज, आई डोंट थिंक कि ये पावर में कहीं आपको लैग करती है, आपको लगता है कि शायद ये कोई अंडर पावर गाड़ी है। वो हेवल A6 HEV है ना, थोड़ा ज़रा ओवर द बोर्ड है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो ये बस इसको मैं अगर देखें एकदम पुश दे रहा हूँ, नॉट बैड। आवाज़ थोड़ी सी हैवी हो जाती है लेकिन
ठीक है। एक चीज जो मैंने इसमें फॉल्ट महसूस किया और मैं ग्लोबली भी देख रहा था है ये, जब आप इस गाड़ी की रेस को छोड़ देते हैं तो गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो वापस आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और ब्रेकिंग के लिए वो जितना ये देखें ये किया, और इसको जब मैंने छोड़ भी दिया उसके बाद भी जाती रहती है गाड़ी थोड़ी देर के लिए, विच इज अ फॉल्ट। आई थिंक इट्स अ फॉल्ट। फिर मैंने इसको ग्लोबली भी ढूंढा तो ये इस गाड़ी की फॉल्ट है जिसमें लैग आता है डिसेलरेट करने में। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा जो इस गाड़ी की एक बहुत पॉजिटिव है, ना तो इसके अंदर अंडर स्टीयर था, ना इसके अंदर ओवर स्टीयर था, ना इसके अंदर बॉडी रोल था। मैंने इसको मतलब हर किस तरह की हिली एरिया में भी चला के देखा है, मोटरवे के ऊपर जो आपका सॉल्ट रेंज है उस पर भी चला के देखा है, कॉर्नरिंग भी चेक की है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से इस गाड़ी के जो नंबर है वो पूरे हैं। नो ओवर स्टीयर, नो अंडर स्टीयर, कोई बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में, और गाड़ी आप जो कहते हैं ना ड्राइवर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। बाकी इसका क्रूज कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि इसमें अडेप्टिव नहीं है, नॉर्मल क्रूज है। ये मैंने नॉर्मल क्रूज लगा दिया है 77 के ऊपर। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जिस चीज़ पे क्रूज लगाते हैं उससे एक ऊपर जाता है। मोटरवे पे मैंने 120 पे क्रूज लगाएगा तो ये 121 पे चलती है। यहाँ पे अगर मैंने शहर में 60 पे लगाया तो 61 पे चलती है। और मैंने कई दफ़ा नोटिस किया कि एक का डिफरेंस आता है, जो डिजायर्ड स्पीड है वो और क्रूज जो एक्चुअल स्पीड और जो क्रूज लगाता है एक्चुअल स्पीड एक ज़्यादा होती है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, बट ऐसा ही है। तो इसके जो फ्यूल इकोनॉमी के फिगर्स हैं शहर के अंदर, ये गाड़ी अगर आप बहुत प्यार से चलाएं और आपने इसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेनी हो तो ये 15.5 to 16 मैक्सिमम 16 की एवरेज आपको शहर में देती है, जिसमें ब्रेक भी आती है, सिग्नल भी आता है। एंड अगेन हाइब्रिड गाड़ियों में ये होता है कि शहर में ज़्यादा अच्छी एवरेज देते हैं, लॉन्ग पेन की एवरेज उतनी अच्छी नहीं होती। सो शहर की एवरेज 15.5-16 मैक्सिमम है, और अगर आप नॉर्मल चलाएं और आप बस जेन में ना हो कि आपने फ्यूल एवरेज ही लेनी है तो 14-14.5 पे भी चली जाती है। और लॉन्ग के ऊपर जो इसकी एवरेज है वो तकरीबन मैंने 120 पे अगर क्रूज लगाया, और मैंने लाहौर इस्लामाबाद के 2 टूर करके इस पे देखा है, और इसमें 12.5 से 12.8 से ऊपर वो एवरेज नहीं गई। ये लास्ट 12,000 किलोमीटर पे भी 12 पॉइंट की एवरेज दे रही, बिकॉज में ज़्यादातर लॉन्ग पे चली है। लेकिन ये लास्ट इस्लामाबाद लाहौर का ट्रिप था, इसमें 11.8 ये 623 किलोमीटर का जो है ना आफ्टर रिफ्यूलिंग इसने मुझे दिया। मैंने इस्लामाबाद से रिफ्यूल कराई थी, तो 11.8 दे रही है, क्योंकि उसमें फिर बाद में थोड़ा जो है शहर के अंदर भी शामिल हो गया। बट ओवरऑल हाईवे के ऊपर 12.8 टू आप समझ लें 12.5 to 12.8 है, 12.5 आप एक एवरेज लगा सकते हैं। और शहर के अंदर मैंने आपको बताया मैक्सिमम आपको 15.5 की एवरेज देती है। ये तो हो गई फ्यूल एवरेज की बात। अब आ जाते हैं कि 2-3 कमियां जो इस गाड़ी में मैंने जो फील की हूँ मैं आपको बताता हूँ, जो एज ए यूज़र मुझे फील हुई। एक तो इसकी ये जो पैनल है पूरा रात के टाइम में टोटल अंधा है। सो आपने रात को इसकी रूफ खोलनी है, आपको अंदाजे से बटन को ढूंढना पड़ता है। आपने कोई लाइट ऑन करनी है, आपको बटन को ढूंढना पड़ता है, इसमें कोई लाइट नहीं है। आई डोंट नो दिस इज़ विद दिस पर्टिकुलर पीस, और सब में ऐसा ही है। मुझे बड़ा ऑफ सी चीज़ लगी। एक और चीज़, आपके पास पिछली सीट पे अगर आप उतर के जाते हैं और कोई चीज़ पड़ी है तो ये वार्निंग दे देगा, मोबाइल अंदर रह जाएगा, ये वार्निंग दे देगा। इतनी स्मार्ट गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी की स्मार्टनेस इधर आके ख़त्म हो जाती है जब आप इस सीट के ऊपर पैसेंजर को बिठाते हैं और उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती, तो ये कोई पैसेंजर की सीट बेल्ट की वार्निंग नहीं देता, जो कि बड़ी मुझे थोड़ी सी ऑफ चीज़ लगी फॉर कार ऑफ दिस टाइम, जिसके अंदर इतनी सेफ्टी ऑप्शंस हों। अगर हम सेफ्टी ऑप्शंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसके अंदर अगर हम एयर बैग्स की तादाद गिने तो मेरा ख्याल है अगर 6 से 8 बनते हैं। 2 आगे हैं, 2 पिलर्स में हैं, 4 और पीछे वाले पिलर में 6 हो गए। ग्लोबली इनको पिलर्स वालों को आप इकट्ठा काउंट करते हैं, आप 6 एयर बैग समझ लें। इस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं। बाकी आपके सामने मैंने आपको इसकी मैक्सिमम ऑप्शन बता दी जो जो हैं। तो ये इसकी ओवरऑल एक ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस मेरा था। पिक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, अंडर पावर नहीं है, ऑप्टिमल है। सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा स्मूथ है। गाड़ी की ओवरऑल फील आपको आती है कि आप यू ड्राइविंग समथिंग जो कि वाकई एक सॉलिड चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं कंपैरिजन के ऊपर। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है मेरे से कि जी हम ये लें H6 लें, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट 7 सीटर है देन H6 आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है वाले H6, बिकॉज वो 7 सीटर है ही नहीं। 7 सीटर भी चाहिए और हाइब्रिड भी चाहिए, देन दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 सीटर है और आप फ्यूल बचाना चाहते हैं तो उसके जो फ्यूल फिगर्स थे वो इससे बेहतर थे। वो शहर के अंदर 18 से 20 करती थी, हाईवे के ऊपर 13 से लेके 15 तक भी एवरेज मैंने उससे ली थी। तो उस लिहाज से फ्यूल एवरेज, और अगर 5 सीटर है तो दैट कार इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट। ऑप्शंस उसमें लेन असिस्ट, लेन कीप, अडैप्टिव क्रूज काफ़ी ज़्यादा थी इससे। बट येट ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है, मतलब मैं उस पर कोई आपको वोट नहीं करना चाह रहा, ना इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। सो मेरे ख्याल से ये जर्नी भी शुरू है, बट कंपनीज जो है हुंडई हो गई और आने वाली कंपनी से हेवल की बात हो रही थी, दे ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन देयर कस्टमर सर्विस। और अगर इसके दोनों वेरिएंट्स के बारे में भी कंपैरिजन कर लेते हैं आखिर में, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि जी अगर हमने सेंटा फे ही लेनी है
तो हमें बताएं कि बेस वेरिएंट लेना है कि टॉप ऑफ द लाइन लेना है। इफ़ यू आस्क मी, मैं बेस वेरिएंट चूज करूंगा, बिकॉज अगर मेरा मकसद पैसे बचाना है, फ्यूल इकोनॉमी लेना है और एक अच्छी गाड़ी लेना है, जो बेसिक इसके ऑप्शन है, वो जो इसका स्मार्ट पैकेज है जिसके अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 17 लाख रुपए का फर्क है, 17 लाख रुपए का फर्क है। तो ऑप्शंस का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब हीटेड कोल्ड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, ऑल व्हील ड्राइव एंड ऑटो बूट, ये वो 5 बड़े बड़े फैक्टर हैं जो कि मेरे ख्याल से इन दोनों गाड़ियों को डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे अगर आप डीलरशिप से पूछेंगे तो मेरे ख्याल है वो 15-20 के करीब आपको गिना देंगे। मेरे टॉप ऑफ द माइंड में ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने पैसे ही बचाने हैं, फ्यूल इकोनॉमी ही गोल है, तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले से 17 लाख रुपए की करके जाने का कोई फायदा नहीं है। बट पाकिस्तानी मार्केट एक स्ट्रेंज मार्केट इस लिहाज से भी है कि हमारे यहाँ पे जब आप कल को रीसेल में जाते हैं तो जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होता है वो हमेशा ज्यादा बिकता है और जो बेस वेरिएंट होता है वो इतना नहीं बिकता। अब एक और भी ज़हन में सवाल आता है और जो कि बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जो इसका ये 7 सीटर कार और इसका जो पेट्रोल वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन है उसको लोग कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर के साथ। फॉर्च्यूनर और इसमें 2 चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। ये यूनिबॉडी है, वो लेडर फ्रेम चेसी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है, कच्चे पक्के रास्तों में जाना है, तो ऑल व्हील इज़ नॉट इक्वल टू 4 व्हील, पहली बात। दूसरी बात, जो उसकी मेरा ख्याल है रिलायबिलिटी या जो उसका होगा ना एक फैक्टर, टोयोटा फैक्टर, वो इसमें नहीं आएगा। बट यस, अगर आप शहर में चलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को गाड़ी लेके दे रहे हैं, जो कि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के पास 2.7 पेट्रोल जो है ना फॉर्च्यूनर है और उन्होंने इसीलिए लिया हुआ है कि 7 सीटर कार पेट्रोल पे है, ठीक है, उनको ऑफ रोडिंग भी नहीं करनी और शहर में चाहिए कन्वीनियंस और कंफर्ट जो है, अगर उनका जो फॉरमोस्ट गोल है, तो यस दिस कैन बी ए चॉइस फॉर द फॉर्च्यूनर का वो वाला कस्टमर जो सिर्फ वो वाला नीश है, जो कि सिर्फ शहर में चलाना चाहता है। पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस जो है वो इसके टॉप ऑफ द लाइन से थोड़ी ऊपर है और आपको एक सस्ते में उससे एक 7 सीटर कार विद लॉट मोर ऑप्शंस देन फॉर्च्यूनर मिल जाती है। तो ये 2-3 मेरा ख्याल है प्राइस पॉइंट के लिहाज से कंपैरिजन, 7 सीटर के लिहाज से कंपैरिजन और हाइब्रिड के लिहाज से मैंने आपको कंपैरिजन ड्रॉ करके दे दी है। बाकी ये गाड़ी मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब शुरू में ये लॉन्च हुई थी तो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ना जो कार्स की जो कंपनी हैं उनको मैंने पहले भी एक प्रेडिक्शन दी थी जो कि सही साबित हुई कि ये ऑन से ऑफ की मार्केट जाएगी। पिछला पूरा साल ऑफ की मार्केट रही, बट जब ये नई गाड़ी आई और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि एक अच्छी बात थी कि एक ऐसे मौके पे जब ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी परेशानी का शिकार थी, एक नई गाड़ी का इंट्रोडक्शन एक ठंडी हवा का झोंका था। लेकिन चंद डीलरों ने कोशिश ये की कि जिसके ऑन के ऊपर भी उन्होंने प्री बुकिंग के ऊपर भी ऑन लिया, तो चंद डीलरों ने कोशिश की इसकी प्री बुकिंग के ऊपर उन्होंने ऑन डिमांड शुरू कर दिया कि जी अगर आपने गाड़ी बुक करानी है और आपको डिलीवरी चाहिए तो आप हमें 2-3 लाख रुपए दें। बट बड़ा शॉर्ट लिफ्ट था, मेरा ख्याल है मैक्सिमम वो 3 से 4 हफ्ते चला था और आज ये गाड़ी आपको अगर आज आप बुक कराएं तो 2 से 3 महीने के वेट, बल्कि उससे भी शायद कम वेट टाइम पे आपको मिल जाती है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गाड़ी ऑन पे मत लिया करें, गाड़ी जो है बुक कराएं, अपने नाम पे लें। और अब तो डिलीवरी टाइम्स काफ़ी गाड़ियों के ऐसे हैं कि कभी आपको हाजिर मिल जाती है, कोई महीने में, कोई 2 महीने में मिल जाती है। बट दिस कार इज़ अ न्यू एडिशन एज लॉन्ग एज हम अगर बात करें हाइब्रिड की, और अगर दूसरी हाइब्रिड गाड़ी है पाकिस्तान में, आने वाले दिनों में एक और हाइब्रिड आने वाली है टोयोटा की तरफ से जो कि टोयोटा क्रॉस है। तो फिर हेवल H6 ये और टोयोटा क्रॉस, अगर आप 3 गाड़ियां सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से देखना चाह रहे हैं तो ये 3 कंपैरिजन में आएंगी। सीटिंग कैपेसिटी में सिर्फ क्रॉस और HEV 5 सीटर में रह जाएंगे। 7 सीटर में मेरा ख्याल है अभी तक ये सिंगल प्लेयर है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किया जो है अपनी सोरेंटो हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहा है, तो अगर वो ले आते हैं तो फिर वो इसका कंपटीशन होगी, वरना जब तक कोई नहीं आता तब तक ये 7 सीटर के अंदर हाइब्रिड के अंदर ओनली ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।